प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था काफी देर तक। चैप्टर का नाम था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसमें बच्चों मैंने आपको काफी सारे बातों का डिस्कशन किया था। आज उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और कल के डिस्कशन पे मैंने इन्वॉल्व किया था कंजर्वेशन ऑफ मास और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉइंट्स। ये बच्चों सारे नोट्स हैं जो मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से समझाए थे। चलिए भाई, तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि भैया जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग जो केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज होते हैं वो सारे लॉज हम लोग एक बार समझेंगे और उनको रिटन में तैयार करेंगे। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं उन सभी को यहाँ पर हेडिंग डालनी होगी। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बल्कि बच्चों मैं तीनों ही लॉ आपको एक साथ बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा, दिस इज योर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों कल के दिन पे हम लोग को काफी सारे लॉस पढ़ने थे, तो उसमें सबसे पहले हम लोग ने कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा था और मैंने काफी सारे फॉर्मूले भी आपको बताए थे। तो बेसिकली इन सारे लॉस को जब हम कंबाइन करते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें पहला लॉ आपका होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों मास को हम लोग मैटर भी कह सकते हैं। तो आपको कल मैंने बता दिया था कि मैटर क्या होता है। हमारे चारों तरफ के जो होता है, हमारे चारों तरफ का मैटर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना है, जिसको हम लोग एटम्स कहते हैं। ये तो हम लोग ने पढ़ा भी था कल। और मैंने बताया था कि एटम डिविजिबल होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। लेकिन जॉल डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में कह दिया था कि एटम इंडिविजिबल होता है, तो ये उसका ड्रॉबैक था। तो बच्चों तीन तरह के लॉस बाय द वे हम लोग को पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो दूसरा लॉ है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस। और जो बच्चों तीसरा लॉ होता है उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब आप बच्चों के पूछोगे हमसे कि सर इसमें एग्जाम में कौन सा लॉ होता है। तो बच्चों इसमें एग्जाम में जब आप अपने स्कूल के अभी रिसेंटली एग्जाम्स देंगे तो आपके पास एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका कल मैंने आपको एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी करके काफी डिटेल रिव्यू आपको दिया है। तो सबसे पहले बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मास में मैंने कल भी आपको बताया था कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यदि ऐसा है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोग अब इस लॉ को पूरी तरह से लिख लेते हैं और एक इसका एग्जांपल भी लिख लेते हैं। तो आप लिख लीजिए सबसे पहला लॉ भी हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले लॉ के बारे में आप लिख लीजिए सही ढंग से, कॉपी में सभी लोगों को लिखना भी होगा। तो लिखना स्टार्ट करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास means that in a chemical reaction, law of conservation of mass means that in a chemical reaction the total mass of products, the total mass of products is equal to the total mass of reactants। तो बच्चों कल मैंने आपको यही समझाया था, यदि प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट्स के मास के बराबर हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको आपको एग्जाम में डेफिनेशन में इस फॉर्म में लिखना भी पड़ता है। तो उसको सभी बच्चे लिख भी लेंगे, ठीक है। एंड देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो उसको आप लिखें चाहे ना लिखें, फिलहाल आपको इतना लॉ, सारे बच्चे ध्यान देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर आपसे पूछा जाए तो आप इतना जरूर बता देंगे कि इसका मतलब ये होता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ अ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये बच्चों आपको बता करके आना पड़ेगा, ठीक है। सभी को इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब बच्चों इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, जैसे बच्चों आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बच्चों फॉर्मूला होता है CaCO3।
ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, इसको लाइम स्टोन भी कहते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो उसका वर्ड में लिख ले, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। ये बच्चों फॉर्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। कल मैंने आपको कहा था भाई एटॉमिक नंबर भी याद करने हैं, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बच्चों 20 होता है। चलिए भाई, तो फिलहाल ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हम हीट करते हैं, जब हम क्या करते हैं हीट, हीट के लिए बच्चों ये डेल्टा का सिंबल बनाते हैं, इसका मतलब होता है हीट कर रहे हैं। तो हमारे पास बच्चों बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और बच्चों क्या बनता है? और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2 होता है, कल भी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2 होता है। तो बच्चों ये पहले से भी आप हो सकता है सिंबल्स जानते हो, लेकिन नहीं जानते हैं तो आप बिल्कुल याद रख लीजिए भी, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग CaCO3 कहते हैं। इसका नाम होता है लाइम स्टोन। यानी लाइम स्टोन को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्विक लाइम बनता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें, कैल्शियम ऑक्साइड Ca होता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है, ये एक एग्जांपल आप दे सकते हैं किसके लिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, फिर से देखिए बच्चों, दोबारा बताते हैं ये कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने का मतलब ये होता है बच्चों कि यहाँ पर आपने कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। गैस के लिए बच्चों सिंबल ऐसे भी बनाते हैं, एरो। एरो का मतलब होता है कि हवा में उड़ गई है। ठीक है ना? तो बच्चों जब आप इसका मास देखेंगे तो इसका मास होता है 100 ग्राम, इसका मास देखेंगे तो होता है 56 ग्राम, और इसका मास देखेंगे तो वो होता है 44 ग्राम। बच्चों ये मास कैसे निकाले जाते हैं ये आने वाली क्लासेस में आप सीख जाएंगे, लेकिन अभी आपको इतना ध्यान देना होगा कि अगर यहाँ पर आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का मास देखेंगे ओवरऑल तो वो सेम आएगा। तो बच्चों रिएक्टेंट में सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका मास कितना है? 100 ग्राम। और प्रोडक्ट में कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, अगर इनको आप ऐड करेंगे तो ये भी मास कितना आएगा? 100 ग्राम। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जिसका मतलब बच्चों, मैंने कल आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बहुत ढंग से करा करके दिया था। मैंने मास ऑफ रिएक्टेंट्स निकाले थे, मास ऑफ प्रोडक्ट्स निकाले थे, तो ओवरऑल वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया था। इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आज की क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दोबारा लेने का सेंस इसलिए बनाया है क्योंकि कल की क्लास में बच्चों मैंने आपको डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी, और आज की क्लास में मैंने आपको ये डेफिनेशन लिखवा दी है। इस डेफिनेशन को आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है, तो आप इसको जरूर लिख करके आइएगा। और मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दे दिया कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं या डिकम्पोज करते हैं तो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है, और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये कंजर्वेशन ऑफ मास की भैया ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब आप इसको भूलेंगे नहीं किसी भी तरह से। क्या याद रखना पड़ेगा? डेफिनेशन। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो बच्चों हम लोग ने पहला वाला लॉ तो समझ लिया, तो ये पहला वाला लॉ हो गया। दूसरा वाला लॉ क्या है बच्चों? दूसरा वाला लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हम इस वाला लॉ को भी समझ लेते हैं। देखिए, लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द law of constant proportion, according to the law of constant proportion, a chemical compound always consists of the, ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूं, इस लॉ के अकॉर्डिंग अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स combined together, combined together in the same proportion, in the same proportion by mass। तो बच्चों सबसे पहले आप पूछोगे क्या ये लॉ स्कूल में आना है, एग्जाम में पूछा जाएगा? तो मैं आपको कह दे रहा हूँ बच्चों, ये कोर्स में है, लेकिन स्कूल में जब भी टेस्ट पेपर बनता है तो ये वाला लॉ आपके पास नहीं पूछा जाता है।
तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिखा है इसमें, अ केमिकल कंपाउंड always consist of the same elements combined together in the same proportion by mass. ठीक है ना। तो बच्चों जो उनके मास का प्रोपोर्शन होता है उसी प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं। जैसे बच्चों मैं आपको बताऊं, जैसे वाटर में क्या है, वाटर में होता है बच्चों 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो बच्चों हाइड्रोजन के एक एलिमेंट का मास होता है 1, तो 2 का कितना होगा, 2 इंटू 1 यानी कि 2। ऑक्सीजन के एक एलिमेंट का मास होता है बच्चों 16, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहां पर इसके हाइड्रोजन के एलिमेंट का मास कितना है, 2 है। ऑक्सीजन के एलिमेंट का मास कितना है, 16 है। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, 2/16। 2/16 को मतलब बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, 1:8। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन करते हैं, बाय मास 1:8। इस तरह का मतलब होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब। तो बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आप इस बात को जरूर याद रखिए, या आप ऐसे ही एग्जांपल याद रखिए कि भाई वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास कितना होता है, 1:8 होता है। क्या होता है, 1:8 होता है, क्योंकि 2 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 2/16 क्या आ जाएगा, 1/8 निकल के आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अभी आपको इस लॉ को ज्यादा डेप्थ में नहीं समझना है, अभी तो सिर्फ इतना करना है कि भैया ये लॉ आपको याद रखना है। A chemical compound always consists of the same elements combined together in the same proportion by mass. तो बच्चों अगर आप इतना ही ध्यान रखेंगे तो इसी से ही आपका काम हो जाएगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो सारे बच्चे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जरूर से जरूर याद रखें, क्योंकि इसमें इससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बच्चों मैंने लिख दिया है, लेकिन इसके बारे में अभी आपको कोई भी काम नहीं करना है। आपको सिर्फ ये 2 ही लॉ याद रखने हैं, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और है एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन्हीं दोनों से आपका काम हो जाएगा। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भैया 20 तक एटॉमिक नंबर्स आपको किसी भी हालत में याद करने हैं, तो बच्चों उनको याद करने की बारी आ गई है। अगर आपने अभी तक सिंबल नहीं लर्न किए हैं, एटॉमिक नंबर लर्न नहीं किए, तो अब उनको बच्चों याद करना ही करना है किसी भी हालत में। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर उनको याद करने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ चुका है एक बालक, उसका नाम है दीप। तो दीप सबसे पहले बताएगा। दीप बेटा, दीप 6th क्लास में। दीप बेटा हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। बिल्कुल सही बताया। तो सबसे पहले दीप ने बताया कि भाई हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है। तो दीप हमारे साथ अभी एक एक करके बताएगा कि भैया हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। क्या होता है, 1। तो दीप बेटा हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। हीलियम का बेटा सिंबल क्या होता है, He। बिल्कुल सही बताइए, क्लास 6 का बच्चा ही बताता चला जा रहा, हाइड्रोजन हीलियम। तो बच्चों 6th क्लास में ही ये सारी एलिमेंट्स के सिंबल थे, एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर में। ये क्लास 9th में सब दोबारा आ गया है। चलिए भाई, हाइड्रोजन के बाद आ गया हीलियम, और ये बच्चा तुरंत बता रहा है कि सर तीसरा एटॉमिक नंबर जो होता है वो आता है हाइड्रोजन हीलियम, फिर आता है लिथियम का। तो दीप बेटा लिथियम का सिंबल क्या होता है, Li। बिल्कुल सही बात, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। उसके बाद बेटा बेरिलियम का सिंबल क्या होता है, बता सकते हैं आप, Be। बिल्कुल सही बताया। तो कृष्ण हमारे सामने बैठा है, इसने बेरिलियम का सिंबल बिल्कुल सही बताया, Be। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। बेटा 5 एटॉमिक नंबर किसका होता है, बेरिलियम के बाद दीप बेटा क्या होता है, बोरॉन आता है। उसमें बोरॉन का सिंबल होता है बच्चों कैपिटल B। तो बच्चों मैं आपको सिंबल ऑफ एलिमेंट्स बता रहा हूँ, मैं आपको सिंबल ऑफ एलिमेंट्स बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए, और साथ में आपको एटॉमिक नंबर भी बता रहा हूँ। कहोगे सर एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब ये होता है कि बच्चों अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसका मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 प्रोटॉन होगा, ये मतलब होता है एटॉमिक नंबर का। यदि किसी का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसका मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 प्रोटॉन भी होंगे। तो बेटा दीप कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, और सिंबल क्या होता है, C होता है। बिल्कुल सही। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। तो ये हो गया 7,
8, 9, 10। कार्बन के बाद बच्चों आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद आता है बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आता है बच्चों फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद आता है बच्चों नियोन। तो सारे बच्चों आपको ये करना होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो बच्चों ये 10 एटॉमिक नंबर तक आपको बहुत अच्छे से याद करना है। उसके बाद बच्चों मैं यहाँ पे एक लाइन को क्रिएट कर देता हूँ, और लाइन को क्रिएट करने के बाद मैं फर्दर इंफॉर्मेशन आपकी ओर बढ़ा देता हूँ। तो सारे बच्चे हमारे साथ बने रहे, और आपको बच्चों ये एटॉमिक नंबर आपको पता है ना 20 तक याद करने हैं। तो 20 तक बच्चों आप एटॉमिक नंबर जरूर याद कर लीजिए, वरना बहुत ही काम गड़बड़ा जाएगा। चलिए बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है 11 नंबर। तो 11 नंबर पे कृषि बताएगा क्या आता है, सोडियम आता है। तो सोडियम का सिंबल होता है बच्चों Na। 12 नंबर पे क्या होता है, मैग्नीशियम। बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने, मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है बच्चों Mg। मैग्नीशियम के बाद क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम का सिंबल बेटा क्या होता है, Al होता है। एल्यूमिनियम के बाद बच्चों होता है, बताइए क्या होता है, सिलिकॉन। क्या होता है बच्चों, सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है बच्चों, Si होता है। 15 नंबर पे बच्चों होता है फॉस्फोरस। क्या होता है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का सिंबल क्या होता है, कैपिटल P होता है। 16 नंबर पे बच्चों होता है सल्फर। सल्फर का सिंबल होता है S। 16 के बाद बच्चों 17 आता है। 17 नंबर पे होता है बच्चों क्लोरीन। तो बच्चों अभी हम लोग क्लोरीन को लिखते हैं, तब तक पहले आप इतने याद करिए। जैसे बच्चों सल्फर को याद रखने का तरीका क्या है, स से सल्फर, स से सफेरा, स से सल्फर, स से सफेरा, स से 60। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर आप भूलने का प्रयास ना करिए। सल्फर मतलब 16 मतलब S, ये होता है बच्चों सल्फर। फॉस्फोरस मतलब फ से 15, फ से फॉस्फोरस और फ से P आगे ना। तो फॉस्फोरस का सिंबल भी क्या होता है बच्चों, P। तो हमारे सामने कृषि बैठ गए हैं, वो हम हमको सोच के बताएंगे कि 1 से लेकर के 15 एटॉमिक नंबर तक कृषि को बताना है। तो बताइए कृषि। फर्स्ट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। और बच्चों सल्फर की आगे की तैयारी आप कर चुके हैं, सल्फर की आगे की तैयारी आप कर चुके हैं। उसके बाद आप लिखेंगे क्लोरीन। क्या लिखेंगे, क्लोरीन। क्लोरीन का जो बच्चों एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 17। तो बच्चों आपने सिंबल तो देख ही लिए हैं। क्लोरीन के बाद होता है बच्चों ऑर्गन। क्या होता है, ऑर्गन। ऑर्गन का सिंबल होता है Ar। ऑर्गन के बाद बच्चों आता है पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, K होता है। पोटेशियम के बाद आता है बच्चों कैल्शियम। कैल्शियम का बच्चों सिंबल होता है C। तो बच्चों ये अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम के चैप्टर में एलिमेंट्स के सिंबल बताए हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे बच्चे इन एलिमेंट्स के सिंबल को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखेंगे, उनको कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं आनी चाहिए। तो सारे बच्चों को ये याद रखना है, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो भैया क्वेश्चंस फिर हो नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप इनको जरूर से जरूर याद रखिए भाई। मैंने आशा करता हूं कि ये सिंबल्स आप जरूर याद रखेंगे और जरूर इसको याद करके आएंगे। चलिए भाई, अब बच्चों हमने वापस आपके साथ एनसीईआरटी ओपन की है। एनसीईआरटी में मैंने काफी कुछ अभी आपके साथ डिस्कशन किया है। तो इस डिस्कशन के साथ बच्चों अभी मैं कुछ और भी बातें आपके साथ यहाँ पर बढ़ाऊंगा, उन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। तो बच्चों डिस्कशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो सारे बच्चे तैयार हो गए हैं। तो बच्चों आपके पास एक नई चीज आ रही है, उसका नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चों नई चीज आपके पास आ गई, उसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। ये बच्चों एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है,
और एटॉमिक मास यूनिट आपसे बार बार लिखने के लिए कहा जाता है। तो एटॉमिक मास यूनिट को बच्चों हम लोग शॉर्ट में AMU से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AMU से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास यूनिट का मतलब बच्चों अगर आप एग्जाम में लिखना चाहें तुरंत, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको कार्बन के एक एटम का मास निकालना है और उसको 12 से डिवाइड करना है। कार्बन के एक एटम का मास निकाल के जैसे ही आप उसको 12 से डिवाइड करते हैं तो जो क्वांटिटी क्रिएट होती है उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, कभी भी आपसे कोई टीचर पूछे तो आपको कहना है कि एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है कि भाई कार्बन के एक एटम का मास निकाल के उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आती है उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो सारे बच्चे भैया यहाँ पर ध्यान दें जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए भाई, तो मैं इस बात को लिख देता हूं कि एटॉमिक मास यूनिट, इसको शॉर्ट में बच्चों हम लोग कहते हैं AMU। अब ये ना सोचिएगा कि AMU का मतलब है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये किसके बराबर होता है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन एटम। और कार्बन कौन सा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिसका मास नंबर क्या होता है बच्चों? 12 होता है। क्योंकि कार्बन के कई सारे और भी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन हमें वही वाला लेना है जिसका मास नंबर क्या हो? 12 हो। क्योंकि बच्चों ये जो आपने कार्बन अभी ऊपर जस्ट पढ़ा था ना, इसी का ही मास नंबर क्या होता है? 12 होता है। ये बच्चों मास नंबर भी लर्न कर लीजिए। कार्बन का 12 होता है, फॉस्फोरस का 31 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। तो बच्चे ये मास नंबर है, आप इनको याद कर लीजिए, ये आपको फायदा देंगे बहुत। कैल्शियम का 40 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सोडियम का 23 होता है। इतने बच्चों आज के लिए काफी है। अच्छा, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ये बच्चों मास नंबर होता है। जैसे आपने एटॉमिक नंबर देखा ना, वैसे एलिमेंट्स के मास नंबर भी होते हैं। लेकिन मैं आपको उसको डिफरेंशिएट करके अभी तक बता देता हूँ। जिन बच्चों को बिल्कुल ही नहीं पता वो समझ लीजिए कि भैया एटम में 3 चीजें होती है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो बच्चों जो एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो बच्चों किसके बराबर होता है पता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे, इसके बराबर होता है। याद रखेंगे भाई। और बच्चों जो मास नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। ये बच्चों भाई आप याद रखिए, ठीक है। इसको आपको याद करना होगा, ठीक है। तो अभी बच्चों ये जो मैंने कार्बन में लिखा है ना उसका मास नंबर 12, तो इसका मतलब ये होता है कि भैया इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो 12 है। क्या है? 12 है, ये मतलब होता है। अच्छा बच्चों वापस आ जाते हैं। एटॉमिक मास यूनिट को आप ऐसे एग्जाम में लिखेंगे 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। ये बच्चों आपको लिखना होता है। सारे बच्चे ध्यान देंगे भाई। एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कई लोग यू भी लिखते हैं। तो 1U, इसका मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। अब तो याद रहेगा भाई बच्चों। तो बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है भाई। तो बच्चों एटॉमिक मास यूनिट में इतना ही काफी है। अगर आप इतना ही याद रखेंगे तो इससे भी को एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे। और बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको एनसीईआरटी की बुक में भी दिखाया था। और बच्चों एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, मास नंबर का मतलब क्या होता है, मैंने धीरे से आपको ये भी सिखा दिया है। तो सारे बच्चे इन बातों को ध्यान पूर्वक सुने। और मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ। अगर आप बहुत ढंग से इन्हीं लेक्चर्स को बार बार देखेंगे तो आपका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा, बल्कि आप एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। तो बच्चों इतना काफी है हमारे हिसाब से, जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो इतना काफी है।
तो बच्चों इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये देख सकते हैं आपने कितने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए हैं कि भाई हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बनाएंगे। तो इन सब बातों का हम डिस्कशन बाद में करते हैं। पहले बच्चों आपको इतना तैयार करना है जितना मैंने आपको अभी सिखाया है। तो सारे बच्चे इसको जरूर से जरूर तैयार करें जितना मैंने अभी आपको सिखाया।